हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी हिंदी की 8वीं कक्षा शुरू होने जा रही है और इसमें हम संधि, जो हमारा टॉपिक कल की क्लास में चल रहा था, कल हमने संधि का कितने प्रकार की होती है, संधि कहते किसे है, और स्वर संधि के बारे में, उसके 5 भेदों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। साथ ही कुछ प्रैक्टिस भी आपको मैंने कराई थी। आज की इस क्लास में हम संधि टॉपिक को बिल्कुल फिनिश करेंगे, यानी उसके जो 2 पार्ट बच जाते हैं संधि के, एक तो आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, दोनों को आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आपको मजा आ जाएगा। और जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसमें आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जिसको आप गलत करके आए। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि कल हम क्या करेंगे, इस पूरे संधि टॉपिक का स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों संधि से जितने क्वेश्चन आपके सबसे महत्वपूर्ण बन सकते हैं, उन सभी का कल को मैं आपका टेस्ट लूंगी। तो आप सभी जितना मैं आज कराऊंगी और जो मैंने कल कराया है, उसको एक बार बहुत अच्छे से देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और बहुत तैयारी के साथ कल की हिंदी की क्लास में आप सभी आइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आज की अपनी धमाकेदार क्लास की। गाइस, अगर आप यूपी टेट की एक बेहतर तैयारी के लिए बुक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करने वाली हूँ, जिसके हेल्प से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक ही गाइड आती है जिसमें कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। 1 से 5वीं तक के बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन, इनमें सभी 5 सब्जेक्ट एक ही बुक में अवेलेबल कराए गए हैं और ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है। साथ ही इस बुक में क्या क्या खास बातें हैं, अगर उनकी मैं बात कर लूँ तो 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इनमें दिए गए हैं। साथ ही साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि 3000 से ज़्यादा इसमें क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, MCQs दिए गए हैं चैप्टर वाइज। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। साथ ही इसमें क्या बताया गया है कि पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा आपका लेटेस्ट जो 2021 का सिलेबस है, उसी के अनुसार यहाँ पर इसको अपडेट करके इसमें सभी जानकारी आपको आपकी पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार पूरी थ्योरी मिलेगी और पिछले 2 सालों के इसमें सोल्व्ड प्रीवियस पेपर मिलेंगे। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ, इसमें एक और अच्छी बात ये है कि इसमें विश्लेषण चार्ट दिया गया है। विश्लेषण चार्ट जैसे ये मैंने आपको जब क्लासेस शुरू की थी तब आपको दिखाया था कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक पूछा गया है, ये सबसे खास बात है। और इस गाइड में, ये आप जो चक्षु पब्लिकेशन की गाइड देख रहे हैं, इसमें पिछले वर्षों में जिस टॉपिक से जितने नंबर के प्रश्न आए हैं उनको सीधा सीधा बताया गया है, पूरा एनालिसिस करके कि कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसी तरह से इसमें हर एक विषय के, जैसे बाल विकास आपने देखा, हिंदी, गणित, इंग्लिश, ठीक है, सभी विषय के ये एक पूरी गाइड है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग बुक आपके पास हो जिसमें कि पूरा एक ही सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो, तो उसके लिए आपको ये अलग अलग बुक्स भी मिल जाएंगी। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस, हर बार की तरह आगे बढ़ने से पहले हम लोग यही जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। दोस्तों, जब स्वर और व्यंजन का मेल हो तो भी व्यंजन संधि होगी, या दोनों तरफ व्यंजन और व्यंजन का मेल हो तब भी आपकी व्यंजन संधि होगी, या एक तरफ पहले व्यंजन आ जाए और बाद में स्वर, तब भी व्यंजन संधि ही होगी। इसका मतलब ये है कि जहां से आपका विच्छेद हो रहा है, उन वर्णों में एक तरफ स्वर हो, एक तरफ व्यंजन हो, या दोनों और व्यंजन वर्ण ही हो, या फिर एक तरफ कम से कम व्यंजन आपका होना चाहिए। तो इन सभी केसेस में आपकी कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, वाक जाल। तो यहाँ हलंत वाला क लिखा हुआ है, यानी आधा क, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या है, आपका व्यंजन है और इस तरफ भी व्यंजन है। तो व्यंजन व्यंजन मिलकर के कौन सी संधि बनाएंगे? व्यंजन संधि बनाएंगे। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे कि व्यंजन संधि की पहचान आप कैसे करेंगे।
एक तो दोस्तों आपसे प्रश्न ऐसे ही बनेंगे कि निम्नलिखित में, या कोई आपको शब्द दे देगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है, या फिर आपसे कोई भी शब्द दे करके उसका संधि विच्छेद कराएगा। ठीक है, इन दो ही प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। और तीसरा हो जाता है परिभाषा के ऊपर कि अगर स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है तो कौन सी संधि बनेगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम एक एक करके व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे आपको व्यंजन संधि का विच्छेद करना है, और इसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा और आसान तरीके से आप पहचान कैसे कर पाएंगे कि जहां भी आपको विच्छेद दिया गया है अगर, और वहां उस विच्छेद में पूछा गया है कौन सी संधि है, ठीक है, तो वहां उस विच्छेद में अगर हलंत का प्रयोग हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। या इसके अलावा अगर वहां पर आधा वर्ण आया हो, आधा वर्ण कहाँ, जहां से विच्छेद हो रहा है, जहां से उस शब्द का विच्छेद हो रहा है, अगर वहां आधे वर्ण का प्रयोग किया गया हो तो वहां भी आपकी व्यंजन संधि होगी। जैसे जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, उन्माद। ठीक है, तो हमें पता है उन्माद, इसका मतलब ये यहां से टूटेगा। ठीक है, जहां आधा न है, तो हमें पता चल गया कि जहां से इस शब्द का विच्छेद हो रहा है वहां कैसा वर्ण है, आधा वर्ण है। यानी भाई आधा वर्ण का मतलब क्या होता है, बिना स्वर वाला वर्ण है, यानी व्यंजन है। तो यहाँ व्यंजन है तो इसका मतलब व्यंजन संधि होगी। जहां भी आपको ऐसे आधे वर्ण दिख जाए और वहां से वो शब्द टूट रहा हो, वहीं से उसका विच्छेद हो रहा हो, वहां कौन सी संधि होगी, वहां आपकी व्यंजन संधि होगी। बाकी इसके अलावा कुछ नियम हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है और क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात आपने जान ली, दूसरी जरूरी और दूसरा नियम भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा नियम क्या है कि जितने हमारे वर्ग होते हैं का से लेकर के माँ तक के, पहले ही क्लास में हमने आपका वर्णमाला पढ़ी थी, उसमें जाने थे कि 5 वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला में का से माँ तक के। कौन कौन से वर्ग, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, यानी क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं। तो पांचों वर्ग का पांचवा और तीसरा वर्ण आपको कहीं किसी विच्छेद में दिख जाए या किसी शब्द में दिख जाए, पांचवा और तीसरा वर्ण किसी भी शब्द में आपको दिख जाए और वहीं से वो शब्द टूट रहा हो, वहीं से वो विच्छेद हो रहा हो, तो वो पांचवा और तीसरा वर्ण जो है उसकी जगह, उसके बदले वहां पर पहला वर्ण आ जाएगा उसी वर्ग का। कैसे, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, उसी वर्ग का यहाँ तीसरा और उसी वर्ग का यहाँ पहला वर्ण। तो पहले वर्ण कौन कौन से होते हैं, क च ट त प, यही होते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण। तीसरा कौन सा होता है, क ख ग, तीसरे नंबर पर क्या आया, ग, च छ ज, ठीक है, ट ठ ड, तीसरे नंबर पर ड आया, त थ द, प फ ब। तो गे ज ड द ब, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तीसरे वर्ण कौन से हैं, गे ज ड द ब। और पांचवा वर्ण कौन सा होगा, इम डननम, ऐम इम डननम, या अंग अय अण न म, ऐसे भी प्रत्येक वर्ग का आपको पांचवा वर्ण लिखना है। इसको संस्कृत में बोले तो इसको संस्कृत में इम डननम बोल देते हैं, है ना। तो ये हो गए प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। तो यानी क पहले वर्ग का है, ग भी पहले वर्ग का है और ये भी पहले वर्ग का है, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, अब इन्हीं का पूरा खेल है और इन्हीं से आपको एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स आपको इसी से क्लियर हो जाएंगे कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है और उसका हम विच्छेद कैसे करेंगे। बिल्कुल पहला नियम ये आपका एकदम बेहतरीन होने वाला है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपको किसी भी शब्द में पांचों वर्ग में से पांचवा या तीसरा वर्ण कहीं दिख जाए और वहीं से उसका विच्छेद हो रहा हो, तो पांचवा वर्ण किस में बदलेगा, पहले में,
और तीसरा वर्ण अगर कहीं दिख जाए तो वो भी पहले में बदलेगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। और धैर्य रखना है दोस्तों, क्योंकि टॉपिक बहुत आपका, ये आप कह सकते हैं कि आपको आज तक समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ आ जाएगा। बस आपको धैर्य बना करके रखना है और बातचीत कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं करनी है। जितना ध्यान से सुनेंगे समझिए आज आपकी ये नैया पार लगा देगा। तो देखिए यहाँ क्या उदाहरण लिखा है, षड्मास, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका विच्छेद यहां से होगा। यहां कौन सा वर्ण आया है, अंगा। ये कौन से वर्ग का है, पहले वर्ग का है, क वर्ग का है ना। तो पांचवा वर्ण आया है कौन से वर्ग का, क वर्ग का। तो इसका मतलब ये पांचवा वर्ण किस में बदल जाएगा, क में बदल जाएगा। कैसे, चलिए इसका विच्छेद करिए। तो षड्मास का विच्छेद क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे, इस अंगा के स्थान पर हम हलंत वाले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ ये जो भी प्रयोग होगा हलंत इसके नीचे आपको जरूर लगाना है, नहीं तो आपका प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शक और इसके नीचे आपको हलंत जरूर लगाना है और बाद में एज इट इज मास लिखना है, ठीक है। तो ये आपका षड्मास का क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। जैसे दिगंत लिखा हुआ है, दिगंत लिखा हुआ है तो दिग प्लस अंत ऐसे होना चाहिए, दिग है ना। दिग सोच रहे होंगे आप इसका कि दिग धन अंत होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको तुरंत ये वाला रूल याद आ जाना चाहिए कि अगर पांचवा और तीसरा है तो उसके स्थान पर हमें पहला बनाना है। तो यहाँ कौन सा प्रयोग हुआ है, ग यानी पहले वर्ग का तीसरा वर्ण। तो इसको भी किस में बदल देंगे, पहले वाले में ही बदल देंगे, ठीक है। तो दिक धन अंत ऐसा हो जाएगा और हलंत लगाना आपको नहीं भूलना है यहाँ पर, ठीक है। जहां से आप इसका विच्छेद कर रहे हैं उसमें आपको हलंत लगाना नहीं भूलना है। अब इसी तरीके से दूसरे वर्ग में, ठीक है, चा वर्ग में पहला वर्ण क्या आता है, चा आता है, तीसरा जा और पांचवा इया। तो हमें जहां भी इनमें से कोई सा वर्ण दिखे उसको हमें तुरंत क्या करना है, पहले वाले में बदल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, आजादी लिखा हुआ है, आजादी, ए जा दी। तो हमें पता है कि इसको यहां से हम तोड़ेंगे, ठीक है, अज धन आदि, ये हम सोच रहे थे। लेकिन हमें पता है जा क्या है, दूसरे वर्ग का तीसरा वर्ण है ना। तो जा आता है इसमें, इसको हम तुरंत किस में बदलेंगे, पहले वाले में, चा में बदल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अच धन आदि, ठीक है, अच धन आदि। इसी तरीके से अगर अजंत आपको शब्द दिया गया है, पूछा अजंत में कौन सी संधि है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अज प्लस अंत यानी जा के स्थान पर फिर हमको क्या बनाना है, चा को लेकर के आना है, पहला वर्ण प्रयोग करना है तीसरे और पांचवे के स्थान पर जहां हमें दिख जाए। तो ये क्या बन जाएगा, अच धन अंत बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे वर्ग को देखिए, ट वर्ग को। तो ट में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अणा और ड में से आपको कुछ भी दिख जाए, आपको उसको तुरंत ट में बदल देना है। जैसे षणमुख, ठीक है, अणा का प्रयोग हुआ है तो अणा के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, टा का प्रयोग करेंगे। तो षट धन मुख, ठीक है, षडानन, षडानन। तो डा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, टा का प्रयोग करेंगे। तो षट धन आनन, ठीक है, क्या बन जाएगा, षट धन आनन। परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, एक बार में समझ नहीं आएगा, दोबारा बताऊंगी। और नीचे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए, मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं जिनसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 101% ये सभी चीजें बहुत अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ग पर चलते हैं, ता वर्ग, ठीक है। अब न और द में से कोई भी आपको दिख जाए इन दोनों में से, तो तुरंत आपको क्या करना है, उसको पहले वर्ण में बदल देना है उसी वर्ग के। तो जैसे उन्नति, तो उन्नति को जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, ना के स्थान पर क्या आएगा, त आ जाएगा। तो उत धन नति, ठीक है, उत धन नति। अब ऐसे ही अगर उदाहरण में आपको दिया गया है सदाचार, सदाचार, दा दिख गया तो दा के स्थान पर आप क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ता लगाएंगे। तो सत धन आचार। इसी प्रकार से हमारा पांचवा वर्ग आ जाता है पा वर्ग।
तो प वर्ग में आपको कहीं ब और म दिखने पर किसी भी शब्द में जहां से उसका विच्छेद हो रहा हो उसको तुरंत आपको किस में बदलना है, उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल देना है। ठीक है, तो ब और म के स्थान पर क्या आ जाएगा, प आ जाएगा। जैसे चिन्ह में, ठीक है, चिन्ह में, तो ये तो ऊपर वाले का हो गया, इसमें मैच कर लीजिएगा इसको, चिन्ह में। तो न के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, चित धन में। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है अब्ज, अब्ज, तो ब के स्थान पर आप किसका प्रयोग करेंगे, पा का प्रयोग करेंगे, तो अप धन ज। ठीक है, इस तरीके से आपको इनका विच्छेद करना है। तो पहचान तो आपने देख ली और विच्छेद करना भी यहाँ पर सीख लिया है। पहचान मैंने क्या बताई कि जहां भी आपको आधा वर्ण दिखे और वहीं से उसका विच्छेद हो रहा हो, तुरंत समझ जाइए वहां कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको इसमें अभी तक, और मैंने ये बताया कि इन पांचों वर्गों में से जहां भी आपको तीसरा और पांचवा वर्ण मिले, आपको उसको क्या करना है, तुरंत उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल देना है। अब चलिए, अब आपके सामने यहाँ प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है और कितना आपके सर के ऊपर से गया है। मैंने आपको क्या बताया कि तीसरा और पांचवा वर्ण देखते ही आपको उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल देना है। तो पहला उदाहरण क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उन्माद, उन्माद। तो ना कौन से वर्ग में आया है, सबसे पहले तो मुझे यही बता दीजिए, ना कौन से वर्ग में आता है, चौथे वर्ग में, ता था दा धा न, है ना, चौथे वर्ग का पांचवा वर्ण है ना, ना, न, ने। ठीक है, ऐसे तो समझोगे, ना नहीं समझते, ने। ठीक है, क्या बताया मैंने, चौथे वर्ग का पांचवा वर्ण है ने। तो हम समझ गए कि भाई ये चौथे वर्ग का है, चौथा वर्ग क्या होता है, पावर, वो सॉरी, ता वर्ग। तो हम इसको ना में, ना को किस में बदलेंगे, ता में बदलेंगे। ठीक है, चलिए बदलिए, उत धन माद, क्या बन जाएगा, उत धन माद बन जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, उन्नयन, उन्नयन, ना किस में बदल जाएगा, चौथे वर्ग के, इसके अपने वर्ग के, ना कौन से वर्ग में आता है, चौथे में। तो चौथे वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, ता होता है ना। तो इसको पहले वर्ण में बदलिए अब, तो क्या बन जाएगा, उत, ना किस में बदलेगा, ता में। क्यों बदला ये मैंने बता दिया है आपको कई बार। तो उत धन नयन, बाद वाले को हमें छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। अब अगला शब्द क्या है, जगन्नाथ, जगन्नाथ। कैसे लिखेंगे, जल्दी से विच्छेद करिए, अब तो स्पीड बढ़ जानी चाहिए आपकी। जगत, ना के स्थान पर बदलना है, बस ना के स्थान पर सिर्फ ता हमें लेकर के आना है, वो भी हलंत वाला। तो जगत धन नाथ, है ना। अब सदवाणी का विच्छेद करो जल्दी से, सदवाणी का विच्छेद आपको करना है, तो क्या बन जाएगा, दा के स्थान पर क्या आप प्रयोग करेंगे, दा भी तो कौन से वर्ग में आएगा, चौथे वर्ग में, है ना। ता था दा, तीसरा वर्ण है चौथे वर्ग का, तो दा को हम किस में बदलेंगे, इसको भी हम ता में ही बदलेंगे। ठीक है, सत धन वाणी, सत धन वाणी, दा कौन से वर्ग में आता है, चौथे में। ये देखिए यहाँ लिखा तो हुआ है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये रहा दा। किस में बदलेगा, ता में बदलेगा। ना भी किस में बदलेगा, ता में बदलेगा। इस प्रकार हम इसको कर रहे हैं। अब जैसे सद्भावना, तो दा किस में बदलेगा, ता में बदलेगा। अब तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, सत धन भावना। ठीक है, सत धन भावना। आगे क्या लिखा है, वागीश, वागीश, गा आया है, गा कौन से वर्ग में आता है, तो गा आता है पहले वर्ग में, और पहले वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, का होता है। तो इसका मतलब हमें इस गा को किस में बदलना पड़ेगा, का में बदलना पड़ेगा। अरे हम तो जान गए भैया कैसे बदलते हैं इसको। तो क्या करेंगे, वाक धन ईश, वागीश। ठीक है, वाक धन ईच, ऐसे होगा इसका विच्छेद। स्थान पर आप क्या लिखेंगे, तो गा के स्थान पर आपको करना है का। तो जल्दी से कर दीजिए, जब आपको पता ही है। तो दिक धन गज। बहुत सारे उदाहरण मैंने लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में कहीं से प्रश्न आया तो इन्हीं में से कोई आपको देखने को मिल जाएगा। सारे महत्वपूर्ण जितने भी आपके शब्द थे जिनसे आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। अगला शब्द क्या है, वागजाल। वागजाल, ग आया है, किस में बदलेंगे, का में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाक धन जाल।
आगे क्या है, ऋग्वेद, ग आया है यानी किसमें बदलेगा, का में बदलेगा, बेहिचक बदलिए, ऋक धन वेद। दिगंबर, ग आया है किसमें बदलना है, का में, तो दिक धन क्या हो जाएगा आगे, अंबर। आगे क्या है, जगदीश, ग आया है किसमें बदलेंगे, नहीं, जगदीश, यानी इसको यहां से तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जग, द के स्थान पर क्या आएगा, त आएगा, ठीक है, जगत धन ईश, ठीक है, जगदीश, जगत धन ईश, क्योंकि ये यहां से टूटा है। तो इस प्रकार से हमने इस जो हमारा ये दूसरा नियम था इसको बहुत अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है और प्रैक्टिस भी कर ली है। दोस्तों कल एक शिकायत आई थी, कोई रोहित वाजपेयी के नाम से कोई लड़का है और वो सबके कमेंट्स में जा करके उल जलूल बातें लिख रहा है, ब्लॉक कर दिया गया है उसको। आप में से कोई भी ऐसा काम ना करे, ठीक है, बड़ा बेशर्मी वाला काम है। क्यों, और आपके लिए तो खास करके क्योंकि आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अध्यापक बनने वाले हैं। और अगर आपकी मानसिकता ऐसी होगी तो सोच के चलिए आगे आने वाली पीढ़ी जिसको आप शिक्षा देने वाले हैं उस पर कैसा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर इस तरह की सोच कोई रखता है उसको अपने आप को सुधारना होगा, तभी एक शिक्षक बनने के लिए आपको सोचना चाहिए। अगर इस तरह की गंदी सोच के साथ आप चाहते हैं शिक्षक बनना तो आप अपने साथ साथ और बच्चों का भी भविष्य बर्बाद करेंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको तो कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि किसको कैसे क्या बोलना है, ठीक है। मैंने कमेंट्स पढ़े पिछले वाले वीडियोस के, उनमें उसने लड़कियों के कमेंट्स में जाकर के कुछ भी लिख रखा है तो उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है। और आपसे यही विनती करूंगी कि आप भी किसी को ऐसा मौका ही ना दे, आप तुरंत उसको ब्लॉक किया करिए अपनी तरफ से भी। आपके पास ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का, अगर कोई लाइव चैट में भी ऐसा करता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि 24/7 मैं आपके हर क्लासेस की चैट्स पढ़ूं। तो आप लोग ज़रूर उसको क्या किया करिए, अपनी तरफ से उसको ब्लॉक कर दिया करिए। और जैसे ही मेरी नज़र पड़ेगी मैं तो छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। चलिए, ऐसे बच्चों की जरूरत है ही नहीं जो ऐसी मानसिकता रखते हो। अब आगे अगला रूल आपका आता है तीसरा। अब यहाँ बहुत आसान है, बहुत आसान, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा और इसको अप्लाई करना भी आप तुरंत सीख जाएंगे। देखिए तीसरे में क्या बताया गया है कि जहां भी आपको किसी भी शब्द में अनुस्वार दिख जाए, और कहाँ हो वो अनुस्वार, जहां से वो शब्द टूट रहा है, जहां से उसका विच्छेद हो रहा है, तो वो अनुस्वार जो है वो मां में बदल जाएगा, हलंत वाले यानी आधे मां में बदल जाएगा, ठीक है। बस यही करना है इसमें, ये तो बड़ा आसान है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे पहले संसार है, आपको अनुस्वार दिख गया और आपको पता है यहीं से इसको तोड़ना है, तो कैसे, इस अनुस्वार को सिर्फ मां में बदल देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, तो सम धन सार हो जाएगा। जैसे संविधान, संविधान को कैसे लिखेंगे, सम, हलंत लगाना नहीं भूलना है, धन विधान, बाकी एज इट इज लिखना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। अब जैसे संस्कृत है तो आप इसमें क्या करेंगे, सम धन कृत, आगे क्या लिखा हुआ है, संस्कार, तो सम धन कार, संचार, सम धन चार, अहंकार, अहम धन कार। और जिसमें आप तोड़ रहे हैं, जिन अलग अलग आप इसको तोड़ रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, इन दोनों का कुछ ना कुछ शब्द मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। हर एक का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, मूल शब्द में ये टूटने चाहिए, ठीक है। अब जैसे संवाद, तो कैसे तोड़ेंगे, अनुस्वार के स्थान पर मां आ गया, ठीक है, हलंत वाला, और बाकी बचा एज इट इज समधन वाद। संहार का कैसे तोड़ेंगे, समधन हार, जल्दी जल्दी करिए मेरे साथ साथ। संयुक्त का कैसे करेंगे, समधन युक्त। संगम का कैसे करेंगे, समधन गम। संताप का कैसे करेंगे, समधन ताप। बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी साथ साथ। अब चलिए अगला रूल देखते हैं। ये समझ में आ गया, जहां आपको अनुस्वार दिखा तुरंत उसको हलंत वाले मां में बदल देना है या आधे मां में बदल देना है। अब चौथा रूल आपका है, ठीक है। रूल समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए पहचानने की।
ये क्या है, द्विज व्यंजन की है। दोस्तों जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे वहां द्विज व्यंजन रह गया था, तो ये अब यहाँ आप कवर कर लीजिए। द्विज व्यंजन किसे कहते हैं, जब एक जैसे या एक ही प्रकार के वर्ण एक साथ आए और उनमें एक आपका, आप कह सकते हैं बिना स्वर वाला, या एक तो आधा हो एक पूरा हो, ठीक है, आधा पूरा एक साथ आए तो वह आपका द्विज व्यंजन हो जाएगा। जैसे आधा चा और चा एक साथ आए, आधा ता और ता एक साथ आए, ठीक है, इस तरीके से ये कैसे हो जाएंगे, ये द्विज व्यंजन हो जाते हैं, सेम होने चाहिए, ठीक है, आधा ना और ना, इस प्रकार। अब इनका क्या करेंगे हम, जहां भी आपको ये आधा द्विज व्यंजन दिख जाए उनमें आपको आधे वर्ण के स्थान पर क्या करना है, आधे ता का या हलंत वाले ता का प्रयोग करना है और बाकी आपका एज इट इज रहेगा। कैसे, ऐसे तो समझ नहीं आया मैम हमको, उदाहरण से समझाइए। चलिए भाई उदाहरण आपके ही तो लिए लिखे है, तो क्या लिखा है यहाँ, तल्लीन। तल्लीन को कैसे लिखेंगे हम, तो ला के स्थान पर मैंने क्या बताया, जहां भी आपको द्विज व्यंजन दिख जाए, द्विज व्यंजन है यहाँ आधा ला और पूरा ला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आधे ला की जगह पर हमें क्या करना है, हलंत वाला ता लिख देना है और बाकी एज इट इज हमको लिखना है। तो तत् धन लीन, उल्लंघन, तो उल्लंघन का कैसे करेंगे हम, तो आधा ला का के किस में बदल दिया, हलंत वाले ता में, तो उत धन आगे एज इट इज लंघन, है ना। उल्लास का कैसे करेंगे, उत धन लास, उल्लेख का करिए उत धन लेख, उच्चारण का क्या होगा, उत धन चारण, सन्नारी का क्या होगा, सत धन नारी। हर जगह हलंत वाले ता का प्रयोग करना है अगर आपको सेम वर्ण दिख रहे हैं, ठीक है। उड्डयन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये सारे के सारे शब्द जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो उत धन डयन, डयन। सज्जन का क्या होगा, सत धन जन। अगर आप सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आपका इन्हीं में से प्रश्न आ जाएगा, भले ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका यूपी टेट हो या आपका सुपर टेट हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां भी संधि पूछी जाती है इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। और सज्जन आपके पेपर में पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। सच्चरित्र, इसको कैसे लिखेंगे, तो आधे चा के स्थान पर सत धन चरित्र। जगन्नाथ का कैसे लिखेंगे, जगत धन नाथ। तल्लीन का कैसे लिखेंगे, तत् धन लीन। उड्डयन का कैसे लिखेंगे, उड्डयन आधे डय की जगह उत धन डयन। उन्नति का कैसे लिखेंगे, उत धन नति। समझ में आ गया, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। ये चौथा रूल क्या था हमारा, द्विज व्यंजन के स्थान पर जो पहला आधा वर्ण लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम आधे त का प्रयोग करेंगे और हमारा संधि विच्छेद बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाए, अगले वाला तो इससे भी आसान है। अब बचा ही क्या है, इसमें बहुत छोटा सा ये टॉपिक बच गया है बस, बाकी तो हमने व्यंजन संधि ये समझो कि लपेट ली है व्यंजन संधि। अब देखिए पांचवा रूल क्या है कि जो आपका श षटकोण वाला श है, अगर ये आपको कहीं दिख जाए तो इसको आपने छोटे सा में बदल देना है, ठीक है, बस इतना सा काम करना है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक लिखा हुआ है और किसी को कुछ नहीं छेड़ना है, एज इट इज आपको रखना है। तो क्या बताया मैंने, अभी धन, बस इस स को इस वाले श में बदल देंगे तो सेक, अभिधन शेक, सेक। विषम का क्या लिखेंगे, तो वी धन सम। निषेध का क्या लिखेंगे, नि धन सेध, ठीक है, बस इस स को बदलना है। सुषुप्त, सुषुप्त, तो सु धन सुप्त,
ठीक है, बस इतना आपको करना है। इसी के साथ आपका 5वां रूल भी कंप्लीट हो जाता है। जहां भी आपको श षटकोण वाला श दिखे उसको इस वाले श में बदल देना है। अब लास्ट नियम रह जाता है आपका कौन सी संधि का? व्यंजन संधि का। तो चलिए क्या नियम है ये? यह है आधा च और छ नियम। ठीक है, आधा च और छ नियम। अब ये कैसा नियम है भाई? इसके बारे में मैम पहले नहीं पढ़ा है, पढ़ा भी है तो समझ नहीं आया है, तो अब आएगा। चलिए देखते हैं। इसको हम दो तरह से करेंगे। ठीक है, जो हमारा च और छ नियम है इसको दो तरह से अप्लाई करते हैं। पहला क्या, कुछ स्थान पर क्या होगा कि जो आधा च है इसके स्थान पर हम आधे त का प्रयोग करेंगे। और ये आपको कैसे आएगा कि कहाँ आधे त का प्रयोग करना है और कहाँ इस आधे च का लोप करना है, ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार, उतना ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान। तो ये आप जितना अभ्यास करेंगे इनका उतना अच्छा आपका ये हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार हम क्या करेंगे कि आधे च के स्थान पर आधा हलंत वाला ता प्रयोग करेंगे। कैसे, पहले इसी को देख लेते हैं। चलिए, जैसे सच्छासन, ठीक है, सच्छासन लिखा हुआ है तो आधे च के स्थान पर हमको क्या करना है? आधे ता का प्रयोग करना है और छ के स्थान पर होगा आपका ये वाले श का प्रयोग। ठीक है, शासल जंग वाले। तो सत धन शासन। अब क्या लिखा है आगे? सच शास्त्र। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो च के स्थान पर क्या करना है? हलंत वाले ता का प्रयोग और छ के स्थान पर करना है शा का प्रयोग। और क्या बन जाएगा ये? सत धन शास्त्र। उच्छ्वास, उच्छ्वास का क्या करेंगे? उत धन श्वास, उत धन श्वास, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे? सचिष्ट। तो इसका क्या? तचिष्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? तत् धन छिष्ट का क्या हो जाएगा? छा को किसमें बदलना है? शा में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शिष्ट, ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, छा को शा में बदलना है और चा को किसमें बदलना है? हलंत वाले ता में बदलना है। बस ये तो हो गया हमारा पहला इसी का। आधा चा और छा में और क्या बनेगा? यहाँ पर हमको क्या करना होता है? आधे चा का लोप कर देना है। बस इसको हटा देना है, बाकी एज इट इज रहेगा। इसको हटा दो और आपका विच्छेद हो जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ देखिए स्वच्छंद, यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्वच्छंद लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमको इस च को हटा देना है और बाकी एज इट इज लिखेंगे स्वधन छंद। ठीक है, छत्र, छत्र छाया। तो यहाँ हमको कैसे करना है? छत्र धन छाया। ठीक है, अब आप कहें कि मैम इस च के स्थान पर हम यहाँ त भी तो कर सकते थे। ठीक है, तो आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ होगा कहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ आपको अपने आप ही अजीब लगेगा अगर आप इसको यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं तो एक मीनिंगफुल आपको यहाँ वर्ड नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे अगर मान के चलिए आपके दिमाग में वहाँ नहीं आया कि यहाँ हम इस च को लोप करेंगे, क्या करेंगे, आपको ये पता है कि च को हटा के उसके स्थान पर ता का प्रयोग करना है और छ को शा में बदलना है। ठीक है, मान लीजिए आपके दिमाग में यही आया तो आपने क्या किया? छत्र और चा के स्थान पर क्या कर दिया? हलंत वाले ता का प्रयोग कर दिया और इसको क्या कर दिया? ये बना दिया। तो अब इसको पढ़ के देखिए, छत्रत शया। क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अपने आप ही यानी आपको एकदम ऐसा महसूस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं हो सकता इसका। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है इसका। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे? छत्र धन छाया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है हमको? अभी हमको देखना है अनुच्छेद। अनुच्छेद, अनुच्छेद का क्या करना है? अनु धन छेद। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। और विच्छेद का क्या करना है? वि धन, चा को हटा दो, बस चा को हटाना है, तुरंत करो फटाफट से, परिधन छेद। बस ऐसे करना है आपको। बस ये जो चा लगा हुआ है इसको हटा देना है और कुछ यहाँ पर आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट जो आपका रूल था। ठीक है, च छ नियम ये आपका पूरा हो जाता है। इसी के साथ आपकी व्यंजन संधि पूरी हो जाती है। क्या सीखा हमने इसमें? एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। हमने ये देखा कि अगर व्यंजन संधि कब होगी? अगर हमारी
क्या कहते हैं, अगर हमारी जहां से विच्छेद हो रहा है उसमें से कोई भी एक तरफ अगर व्यंजन आ जाता है या दोनों तरफ व्यंजन होता है तो व्यंजन संधि ही होती है। पहला रूल क्या था इसमें कि हम पहचान कैसे करें। दूसरे रूल में हमने देखा अगर पांचवा तीसरा वर्ण कहीं दिख रहा है और वहीं से उसका विच्छेद हो रहा है तो तुरंत उसको पहले वर्ण में बदल देना है उसी वर्ग के, ठीक है। तीसरा हमारा नियम क्या था, जहां हमें अनुस्वार दिख जाएगा उसको हलंत वाले माँ में बदल देना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अगला नियम क्या था, द्विज व्यंजन का, जहां द्विज व्यंजन हो उसमें पहले आधे वर्ण को हम आधे त में बदल देते हैं, हलंत वाले त में बदल देते हैं, तो हमारा ये द्विज व्यंजन का नियम हो गया। उसके बाद जहां पर श षटकोण वाला श आपको दिखे उसको स में बदल देना है, ये आपका पांचवा नियम था। और छठा आखिरी नियम क्या था, चौथा नियम। चौथा नियम में एक जगह तो हम क्या कर रहे थे, च को त में बदल रहे थे, उसके साथ आने वाले जब एक साथ च छ आए तो उसमें आधे च को हम आधे त में बदल देंगे और छ को श में बदल देंगे। इसी तरीके से अगर दूसरा नियम था च छ का कि इसमें हम च का लोप कर देते थे, इसको हटा देते थे और हमारी विच्छेद होकर के संधि का तैयार हो जाता था। ये थी आपकी व्यंजन संधि। अब लास्ट जो आपका टाइप बचता है संधि का, इसका नाम है विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, जहां से हम विच्छेद कर रहे हैं अगर उसके पहले विसर्ग हो, है ना, उसके पहले क्या हो, विसर्ग हो और बाद में चाहे तो स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए तो क्या होगी, विसर्ग संधि ही होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। पहले विसर्ग आना जरूरी है, बाद में स्वर आए या व्यंजन आए फर्क नहीं पड़ता, होगी विसर्ग ही, ठीक है। होगी कौन सी संधि, विसर्ग संधि ही होगी। बाद में स्वर हो चाहे व्यंजन हो, बस शुरुआत उसकी विसर्ग से होनी चाहिए, ठीक है। यानी जहां से हम उसको विच्छेद कर रहे हैं वहां पर उसका विसर्ग जरूर होना चाहिए। अब दोस्तों इनकी पहचान कैसे करें, अगर पहचान की बात करें तो सर्वाधिक आपको देखने को क्या मिलेगा, विसर्ग संधि के जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे जो हमारे उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग कौन से वाले, जो अपोजिट सेंस देते हैं। अपोजिट सेंस कैसे, जैसे नी, निस, दुर, दुस, है ना, ऐसे जो नेगेटिव सेंस देने वाले उपसर्ग है वो ज्यादातर विसर्ग संधि में मिलते हैं। अब आप कहेंगे मैम हमें तो यही नहीं पता कौन से अपोजिट सेंस देने वाले विसर्ग है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इसको कैसे चुटकियों में देख लेंगे, चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगी। विसर्ग संधि एक ऐसी ट्रिक है कि आपका कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि विसर्ग जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। विसर्ग शब्द में ही विसर्ग संधि है और इसका जो आप कहते हैं विच्छेद कैसे होगा, तो वी धन सर्ग, ठीक है। यहाँ हलंत लगाना इसमें नहीं भूलना है, हलंत जरूर आएगा, जहां भी इसका विच्छेद करेंगे आप वहां जरूर हलंत आपको लगाना है, ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो विसर्ग में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। मैंने इसका आपको यहाँ पर विच्छेद करके दिखा दिया है। अब मैंने आपको यहाँ नी की अधिकता बता दी कि नी की अधिकता देखने को मिलेगी जैसे निरोग, निर्धन, निर्जल, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी ट्रिक पर आ जाइए और इस ट्रिक से, एक ही ट्रिक से आपकी पूरी विसर्ग संधि क्लियर हो जाएगी। ट्रिक क्या है, शोर, ठीक है, शोर। अब ये कैसी ट्रिक है, शोर भाई, जहां आप विसर्ग संधि देखेंगे उसको देखते ही शोर मचा देंगे। कैसा शोर मचा देंगे कि यहाँ तो विसर्ग संधि है और हमने पहचान ली, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये शोर जो लिखा हुआ है आपको क्या करना है, इसको तोड़ लो, अलग अलग कर लो, इसका बिल्कुल वर्ण विच्छेद कर लो। वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं ये तो पता है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इसको श को अलग लिखो, ठीक है, जो इसके ऊपर ओ की मात्रा आई है इसको यहाँ अलग लिखो और रा को आपने अलग लिखना है, ठीक है। रा को क्या करना है, अलग लिखना है। अब इनको हम अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे 3 रूल बन जाते हैं और तीनों हमें एक वर्ड से समझ में आ जाएंगे। शोर जहां भी आपको दिखे यानी वहां आपको क्या करना है, विसर्ग लगा देना है। कैसे कि भाई सा से मतलब यहाँ है तीनों सा, ठीक है, तीनों के तीनों सा जहां भी आपको दिख जाए और उसमें विसर्ग संधि हो तो आपको उन सा को हटा के क्या करना है, इनके स्थान पर, इन तीनों को हटा करके उनके स्थान पर विसर्ग का प्रयोग करना है, ठीक है। कैसे, पहले इसी को समझ लेते हैं, पहले हम इसी को समझ लेते हैं, बाद में इन पर जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया कि विसर्ग संधि में जहां भी आपको
शा दिखे, इन तीनों में से कोई सा भी शा दिखे, वहां आपको उनको हटा करके किसका प्रयोग करना है, विसर्ग का प्रयोग करना है। विसर्ग का चिन्ह तो आप जानते हैं, ये विसर्ग का चिन्ह होता है, ये दो बिंदियां इस तरीके से, ठीक है। और ये साउंड कैसे देता है, ह की साउंड देता है। जैसे यहाँ क्या है, बहुत पूछा जाता है नमस्ते, नमस्ते का विच्छेद करिए और क्या करना है, हमें सा को हटा के उसकी जगह विसर्ग लगाना है बस। तो नमस्ते, चलिए करते हैं, नम और सा के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग लगा देना है। तो नमा धन ते, बाकी एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, नमा धन ते। बस इस सा को हटा के हलंत लगाना है, और हलंत किसके, पहले वाला जो हमारा वर्ण होगा, ठीक है, विच्छेद से पहले वाला वर्ण जो होगा इसके साथ हम हलंत लगाएंगे, ना कि बाद वाले के साथ, ठीक है। जैसे नमस्कार, तो इसका कैसे करेंगे, नमः, ठीक है, आदेशा के स्थान पर क्या लगाया हमने, हलंत, और पीछे क्या बचा, कार, ठीक है, कार ही तो बचा, क्योंकि सा का तो हलंत बन गया, बाद में कार ही तो बचा, सा का हलंत बन गया। अब यहां देखिए निस्तार, निस्तार, इसको कैसे लिखेंगे, नी, सा का क्या बन गया, हलंत, और हलंत नहीं सॉरी विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। शायद मैंने पहले ऊपर भी हलंत बोला हो, तो हो सकता है मैंने हलंत बोल दिया हो, लेकिन ये विसर्ग है, ठीक है। निहि धन तार, ठीक है। अब जैसे निश्चय, जल्दी जल्दी करते चलिए, अब स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी, निहि धन च, बस इतना आसान है। हरिश्चंद्र, तो हरि, हरि धन चंद्र, निष्ठुर, निहि धन ठुर, निस्तेज, निहि धन तेज, निश्चल, निहि धन छल। दुष्ट का क्या होगा, दु धन ट, क्योंकि शा तो हलंत में बदल गया तो टा ही बचा, ठीक है, तो टा ही लिखेंगे जब यही बचा है। तो निसंतान, तो निहि धन संतान, ठीक है, एक वाले एक को ही बदलेंगे, सारे नहीं बदलने हैं, बस सिर्फ जहां से वो विच्छेद हो रहा है सिर्फ उसको, ठीक है। कभी आप यहाँ जैसे संतान आए हैं, बाद वाले सा को भी इसमें बदल दे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आगे क्या है, निष्पाप, कैसे लिखेंगे, निहि धन पाप। दुष्कर को कैसे लिखेंगे, दु धन, ओहो यहाँ विसर्ग रह गया, दु धन कर, ठीक है, दुष्कर, दुहु धन कर, ठीक है। ऐसे हमें इसको क्या करना है, इसका विच्छेद करना है। समझ में आ गया सबको, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, इन्हीं को बस आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से देखने की। बस अगर आपके पास कोई बुक हो तो उससे इसके क्वेश्चंस लगा लेना आप एक बार अपने आप भी, ठीक है। बाकी कल की क्लास में तो मैं आपका टेस्ट लूंगी ही संधि का, जिसमें सारे के सारे टाइप्स के मिक्स्ड होंगे, और देखेंगे आपको कितना समझ में आया है कल के टेस्ट में। बाकी अगर आपके पास अगर कोई भी बुक है तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला समझ में आ गया कि इन तीनों में से कोई सा भी श कहीं दिख जाए उसको तुरंत आपको विसर्ग में परिवर्तित कर देना है, बाकी एज इट इज रहेगा। इसी तरह से अगर कहीं आपको ये ओ वाली मात्रा दिखे, ठीक है, सिर्फ इस ओ की मात्रा को हमें विसर्ग में बदलना है, बाकी एज इट इज रहेगा। जैसे मनोरथ, मनोरथ आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ डबल स्टार लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, जैसे क्या है मनोरथ, तो कैसे लिखेंगे फिर, जब ओ की मात्रा तो किस में बदल जाएगी, आपकी विसर्ग में बदल जाएगी, तो फिर कैसे लिखेंगे हम इसको, चलिए लिखते हैं, अभी सीखेंगे साथ मिल करके। तो मनः है ना, ओ की मात्रा किस में बदल गई, विसर्ग में, आगे क्या बचा, रथ, बस सो सिंपल, ऐसे ही तो करना है। अब यहाँ क्या है, यशोधा, ठीक है, यशोधा, तो यश, ओ की मात्रा बदल गई किसमें, विसर्ग में, क्या बच गया आखिरी में, द, ठीक है। और अगर आपको ये ना पता होता तो यशोदा का आप जाहिर सी बात है गलत ही करते इसका विच्छेद। अब जैसे मनोहर, तो कैसे लिखेंगे, मन है ना, क्योंकि ओ की मात्रा किसमें बदल गई, विसर्ग में, धन हर, मनोबल को कैसे लिखेंगे, मन धन बल, तपोधन को कैसे लिखेंगे, तपः धन धन ठीक है। आगे सरोवर, तो सर
धन वर। पयोद को कैसे लिखेंगे? पे धन द, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ओ की मात्रा किसमें बदल गई है? विसर्ग में बदल गई है। अब मेरे ख्याल से किसी ना किसी के मन में डाउट यहाँ ये आ रहा होगा कि क्या मैम यहाँ गुण संधि नहीं हो सकती? क्योंकि हमने जब स्वर संधि पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको एक मात्रा वाले शब्द दिखे, ए की हो या ओ की हो, वहां पर आप गुण संधि लगा दीजिएगा, है ना, बताया था ना। लेकिन अब यहाँ देखिए क्यों नहीं होगा, गुण संधि यहाँ क्यों नहीं होगी। अब जैसे पहला ही उदाहरण है, क्या है? मनोरथ है, ठीक है, मनोरथ है। अब इसका विच्छेद करके देखिए, ठीक है, अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे? अब एक उदाहरण मैं ले लेती हूँ इसके साथ साथ यण संधि का भी, जिससे आपको गुण संधि का भी, जिससे दोनों के बीच में कंपैरिजन हो जाएगा और आपको दोनों समझ में आ जाएगा कि इसमें वो वाला क्यों नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम थोड़ी सी जगह ढूंढते हैं नीचे, यहाँ आ जाओ, ठीक है। एक उदाहरण लूंगी मैं गुण संधि का, और एक लूंगी आपके सामने अभी कौन सी का? विसर्ग संधि का। अब दोनों के बीच में अंतर देखना। गुण संधि का एक उदाहरण है जैसे परोपकार। अब परोपकार गुण संधि का उदाहरण है। इसका विच्छेद हम कैसे करते थे? पर धन उपकार, ऐसे करते थे, ठीक है, पर धन उपकार। अब हमने विसर्ग संधि का उदाहरण लिया, और विसर्ग संधि का उदाहरण हम क्या ले रहे थे अभी? यहाँ ऊपर कौन सा उदाहरण था ये? मनोरथ, ठीक है, मनोरथ। अब इसको आप विसर्ग संधि को इसकी तरह तोड़ के देखिए, तब आपको पता चलेगा कैसे कि मन धन उरथ, ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा। अब भाई यहाँ इसको हमने ऊ में तोड़ा, ठीक है, क्योंकि ए और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ए और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। तो हमें इसको भी तो फिर ऐसे ही तोड़ना चाहिए था। अब हमने तोड़ दिया इसको ऐसे, ठीक है। आपने कहा मनोरथ में कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है, मान लिया गुण संधि है। तो अब आप ये बताइए, उरथ का क्या कोई मतलब होता है? नहीं होता है। तो आप ऐसे जब इसको तोड़ के देख भी लेंगे, अगर आपको बाय चांस कहीं ऐसा डाउट आ भी जाता है, तो फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका कोई मतलब होता ही नहीं है उरथ का, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि नहीं यहाँ पर थोड़ी सी रेलगाड़ी जो है वो गलत जा रही है। तो आपके दिमाग में ऐसा डाउट आ सकता था, मैंने ये आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अब चलिए फटाफट से जो हमारा लास्ट इसमें बच जाता है, ठीक है, लास्ट क्या बच जाता है? शोर का हमने शो कर लिया है, शा और ओ के बारे में जान लिया है, बचता है रा कोई सा भी हो, चाहे ये ऊपर वाला, ठीक है, और या फिर ये वाला रा आपको कहीं दिख जाए, इनको देखते ही आपको तुरंत किस में बदल देना है? विसर्ग में। जैसे पहला उदाहरण है निराकार, ठीक है, क्या उदाहरण है पहला? निराकार। तो कैसे बदलेंगे? मैंने क्या कहा कि जहां भी आपको र दिख जाए उसको तुरंत किस में बदल देना है? विसर्ग में बदल देना है। तो बदल दिया हमने, रा को किस में बदल दिया? हमने विसर्ग में बदल दिया। बाकी क्या बचा यहाँ? आकार बचा, ठीक है, आकार, क्योंकि सिर्फ रा को बदलना है ना, आ तो एज इट इज रहेगा ये, ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ रा को बदला किसमें? विसर्ग में, और बाकी एज इट इज। इसी तरह यहाँ फटाफट करिए मेरे से पहले नी जमा आहार, निराहार था तो नी जमा आहार। निर्गुण तो निहि धन गुण, निर्भर का क्या हो जाएगा? निहि धन भर। निर्झर का क्या होगा? निहि धन झर। देखते हैं कौन पहले करे। तो निहि धन निर्धन, ठीक है, रा को किसमें बदल दिया? इस वाले रा को भी, रेफ वाले रा को भी हमने किसमें बदल दिया? विसर्ग में बदल दिया, ठीक है। निर्जल तो निहि धन जल। निर्बल को निहि धन बल। दुर्भाग्य को दुहु, ठीक है, ये रा क्योंकि पहले बोलता है ना इससे, तो दु धन भाग्य। दुर्दशा तो दु धन दशा। दुरुपयोग का क्या हो जाएगा? दु धन उपयोग। दुर्जन का क्या हो जाएगा? दु धन जन, ठीक है, क्योंकि रा को तो हमने विसर्ग में बदल दिया है।
निरर्थक का क्या हो जाएगा? नि धन अर्थक, क्योंकि इस वाले रा को बदलना है, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, जहां से विच्छेद हो रहा है सिर्फ उस वाले रा को हमें विसर्ग में बदल देना है और बाकी आपका एज इट इज रहेगा। तो ये थे आपके आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। संधि के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सभी यहाँ पर इसी के साथ पूरे हो जाते हैं। ठीक है, शोर याद रखना, शोर कैसे कब मचाएंगे आप? विसर्ग को देखते ही। ठीक है, तो शोर के स्थान पर विसर्ग लगाना है, शा के, ओ के और रा के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग करना है। इन्हीं में आपके सारे विसर्ग के क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपको दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, संधि समझ में आई नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बीच में मैंने आपको नहीं कहा वीडियो को लाइक करने के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर साझा करें। आपसे अब फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। शाम को आपकी मैथ्स की क्लास है 6 बजे, उसमें आपको इससे भी ज़्यादा संख्या में पहुंचना है। सर को सपोर्ट करिए, उनको मोटिवेट रखिए और जितने क्वेश्चंस वो कराएंगे उनको फॉलो करिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सर की क्लास को भी शेयर किया कीजिए। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।